कई बार नागपुर में आने का मौका मिला है और मौके के हिसाब से अपने ख्यालात नागपुर के और विदर्भा के साथियों के सामने रखे हैं। ये पहली बार है कि मैं अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को आप लोगों के बीच में आया हूं। आज के दिन मेरा प्रोग्राम पहले दूसरी जगह रखा हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र के साथियों को आज के दिन मैं एक विश्वास दिला सकूं, एक भरोसा दिला सकूं, उनमें हिम्मत और हौसला पैदा कर सकूं। जो बात वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस बात के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, उस बात पर उनको भरोसा हो सके, आज के दिन मैं वो बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। वो बात क्या है कि इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के आधार पर इस देश में जिनको हम बहुजन समाज के लोग कहते हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, ट्राइब के हैं, बैकवर्ड के हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस देश में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के कारण देश के कोने कोने में इस व्यवस्था के खिलाफ समय समय पर आवाज बुलंद हुई। मैं वो पूरी बात में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मॉडर्न इंडिया में आज के ज़माने में ब्राह्मणवाद की जो समाज व्यवस्था है, उससे जो बहुजन समाज को नुकसान पहुंचा है, उसके खिलाफ सबसे ऊंची आवाज महाराष्ट्र में बुलंद हुई। आज के ज़माने में 1848 से लेकर महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर 1956 तक 108 साल लगातार इस ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद होती रही। इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ये व्यवस्था देशवासियों के इंसान और उसकी इंसानियत के हित की व्यवस्था नहीं है। ये बात महात्मा फुले ने लंबे अरसे तक कही और इसमें परिवर्तन होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बहुत सा संघर्ष किया, लोगों को तैयार किया। 1891 तक वो काम करते रहे। उसके बाद 1922 तक शाहू महाराज ने इसी दिशा में काम किया। उसके बाद 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते रहे और ये बात बनाने की कोशिश करते रहे।
108 साल लंबा संघर्ष, सोचने के बाद, विचार करने के बाद 108 साल लंबा अटूट संघर्ष महाराष्ट्र में रहा। लेकिन उस संघर्ष के बाद आज हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि उस संघर्ष का कुछ असर नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 108 साल लंबे संघर्ष का जितना असर होना चाहिए था उतना असर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? उसका कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है? ये सारी बातें सोचने पर हम लोग मजबूर होते हैं। महात्मा फुले ने सामाजिक परिवर्तन की लहर को शुरू किया। फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन, इस किस्म की बात बाबा साहब अंबेडकर ने उनके बारे में कही, उनके बारे में लिखा गया। फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। पूरे भारत में, देश में सामाजिक क्रांति लाने वाले उनको कहा गया। शाहू महाराज ने बात को आगे बढ़ाया। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में शाहू महाराज ने कहा कि अब मेरे बाद ये बात को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर को के संघर्ष में कामयाबी हो, उसके लिए उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन उसी महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर को 18 साल तक अपमानित किया गया। महाराष्ट्र में 18 साल तक असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया। महाराष्ट्र की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम के साथ बाबा साहब अंबेडकर का नाम जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो नाम जोड़ने के लिए 18 साल का समय लगा। 18 साल तक बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा। अगर उससे मैं क्या सबक सीखता हूं कि अगर फुले का असर, शाहू महाराज का असर महाराष्ट्र में होता तो बाबा साहब को अपमानित ना होना पड़ता। अगर फुले का असर, शाहू की विचारधारा का असर महाराष्ट्र में होता, महाराष्ट्र के लोगों पर होता, तो तब बाबा साहब अंबेडकर को, जो परिवर्तन की लहर को आगे बढ़ा रहे थे, उनको अपमानित ना होना पड़ता। उनको अपमानित क्यों होना पड़ा? कि फुले और शाहू की जो भी विचारधारा थी, महाराष्ट्र में उसके ऊपर पानी फिर गया। महाराष्ट्र में उसके ऊपर पानी फिर गया और ब्राह्मणवादी विचारधारा, जो गांधीवाद के रूप में दोबारा से उभरी, उसने आहिस्ता आहिस्ता फुले और शाहू की विचारधारा को हजम कर लिया। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने, जो गांधी जी की देखरेख में फिर से देश भर में उभरी, महाराष्ट्र में उभरी, उस विचारधारा को हजम कर लिया। जो आज माली
या कुणबी कम्युनिटी के लोग हैं जिनमें फुले शाहू पैदा हुए, उन लोगों पर ही उस विचारधारा का असर नहीं रहा। बहुजन समाज के लिए वो विचारधारा बनी, उसका असर नहीं रहा। आखिर में जब मैं महाराष्ट्र में रहा करता था, कुछ काम करता था, सीखता था, लोगों से जगह जगह घूमता था, तो तब मुझे ये देखने को मिल रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र में उनका जिंदा रहते हुए सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही सहयोग मिला, और उनके जाने के बाद जिन लोगों का उनको सहयोग मिला, जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गांधीवादी विचारधारा के सामने घुटने टेकने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी गांधीवादी विचारधारा के सामने घुटने टेकने लगे। क्यों टेकने लगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाकर वो अपने एमएलए नहीं जिता सकते हैं, वो अपने एमपी नहीं जिता सकते हैं, वो सरकार में भागीदारी हासिल नहीं कर सकते हैं, वो सरकार नहीं बना सकते हैं। पहले फुले और शाहू के लोगों को लगा, फिर अंबेडकर के लोगों को लगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर इस देश में परिवर्तन लाना है, इस देश की समाज ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था जो गैर बराबरी के आधार पर बनी हुई है, इसको बराबरी के आधार पर लाना है, तो मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसा मेरा ख्याल महाराष्ट्र में बना। लेकिन मैंने सोचा कि जब महाराष्ट्र के लोगों का दिल टूट गया है, उनको भरोसा नहीं है, तो इस विचारधारा को किसी और जगह आजमाया जाए। इस विचारधारा को फैलाया जाए। ये तो महाराष्ट्र में ही घुटकर रह गई है। अंबेडकर के बारे में तो कुछ लोग जगह जगह जानते भी हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग जानते हैं, लेकिन फुले शाहू के बारे में तो महाराष्ट्र के बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं है। फुले को कहा जाता है कि फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। देश में, पूरे देश के वो सामाजिक क्रांति के पितामह है, लेकिन देशवासियों को तो उनके नाम का भी पता नहीं है। फुले नाम का कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसका ही पता नहीं उसने कुछ किया है, क्या किया है उसका पता नहीं है। शाहू महाराज के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको कहां फैलाया जाए। दिल्ली चले गए। दिल्ली के नजदीक जमुना बहती है, थोड़ी दूर गंगा बहती है, तो गंगा जमुना की धरती की तरफ देखा तो ये ऋषि मुनियों की धरती है। इधर से तो ब्राह्मणवाद पैदा हुआ है। ऋषि मुनियों ने इधर से पैदा किया है इस ब्राह्मणवाद को। तो भाई, जब महाराष्ट्र में लोग फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को नहीं अपना पाए हैं, उनको भरोसा नहीं है। ये नहीं है कि इस विचारधारा से उनको कोई नफरत है, लेकिन भरोसा नहीं है कि उनका लालच पूरा हो सकता है, वो एमएलए, एमपी और मंत्री बन सकते हैं, ये उनको भरोसा नहीं है।
तो भाई ये भरोसा ऋषि मुनियों की धरती में, गंगा जमुना की धरती में कैसे लोगों को होगा। लेकिन हम लोगों ने काम शुरू किया, बात को बढ़ाया। आज मैं इसलिए ये बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। अंबेडकर जयंती के मौके पर दूसरी जगह का प्रोग्राम कैंसिल करके आपके बीच में आया हूं कि जब फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा ऋषि मुनियों की धरती में कामयाब हो सकती है, एमएलए, एमपी और मिनिस्ट्री बना सकती है, तो भाई उनकी अपनी धरती में क्यों कामयाब नहीं हो सकती है। मैं ये बात कहने के लिए पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, लेकिन आप लोगों को लगता था कि शायद ये बात तो ठीक है और हम काशीराम से ज्यादा जानते इस बात को, लेकिन ये बात कामयाब नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों के पास इस विचारधारा को नहीं लाया हूं कि ये फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा है। मैं इसलिए लाया हूं और सारे देश में इसको ले जा रहा हूं कि हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन किसी विचारधारा के आधार पर ही लाया जा सकता है। मौके के हिसाब से हमें विचारधारा को बनाना है। आज के हिसाब से विचारधारा को हमें बनाना होगा। आज फुले शाहू अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है, वो हमें सलाह देने के लिए नहीं आएंगे। जो भी आज के समय में हमें विचारधारा बनानी है वो तो हम लोगों को बनानी होगी, लेकिन अगर इसकी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी रखनी है, 1848 से इसको जोड़ना है और आगे बढ़ाना है, और ऐसा लगता है कि ये काम शायद हमारी जिंदगी में पूरा ना हो, आने वाली पीढ़ियों को हमें तैयार करना है, तो फिर इस विचारधारा को हमें अपनाना ही होगा। फुले शाहू अंबेडकर तो 3 महापुरुष हैं। मुझे सारे देश में ऐसे लगभग 100 महापुरुष नजर आते हैं। अब समय का अभाव होने के कारण मैं उन सब के बारे में जिक्र नहीं कर पाऊंगा। मैं देश भर में घूम रहा हूं। जब मैं बंगाल में गया तो मुझे पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर को जब गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने चैलेंज कर दिया कि इनको किसी भी हालत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर हम नहीं जाने देंगे, तो बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे से चलकर कलकत्ता गए, कलकत्ता से चलकर जयपुर और खुलना गए। कलकत्ता से आगे जयपुर और खुलना है चंडाल लोगों की धरती है। चंडाल लोग उधर बड़ी संख्या में रहते हैं। तो उन चंडालों ने, जिनकी संख्या उधर बहुत ज्यादा थी, तो उस संख्या के आधार पर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में भेजा। जब बाबा साहब अंबेडकर को पूरे देश में उनके लोग किसी जगह से चुनकर लाने लायक नहीं थे, तो चंडालों ने चुनकर उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। क्या कारण है चंडालों ने चुनकर भेजा? चंडालों के बीच में जाकर तो बाबा साहब ने काम नहीं किया था। क्या कारण है उन्होंने चुनकर भेजा? क्योंकि उधर भी उनके देश में भी, चंडालों के देश में भी, चंडालों के उन क्षेत्र में भी हरिचंद, गुरुचंद नाम के 2 महापुरुष हुए हैं।
उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत पहले काम शुरू किया था। उधर भी जो आज चंडाल लोग आधे से ज्यादा तो बांग्लादेश में रहते हैं, आधे से कम लगभग 2 करोड़ बांग्लादेश में रहते हैं, 1.5 करोड़ हमारे देश में रहते हैं। तो उस वक्त तो देश एक ही था। तो उन चंडालों में हरिचंद गुरुचंद नाम के 2 चंडाल महापुरुष पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक क्रांति की लहर उधर शुरू की, उनमें भावना पैदा हुई, उनकी बात उन्होंने बहुत आगे बढ़ाई। और आज जिस तरह से आज बाबा साहब को मानने वाले लोग इधर अपने आप को महार नहीं कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं, अब हरिचंद गुरुचंद को मानने वाले लोग अपने आप को चंडाल नहीं कहते हैं, वो नमः शूद्रा कहते हैं। और 1901 से वो नमः शूद्रा अपने आप को कहते हैं। और 1901 की जो सेंसस है उसमें सरकार ने उनको नमः शूद्रा लिखा है। तो इस तरह से अगर दक्षिण भारत की तरफ हम जाते हैं, जैसे छुआछूत के खिलाफ या टेंपल एंट्री के लिए बाबा साहब ने नासिक में सत्याग्रह किया, 1930 से 35 तक किया। लेकिन उससे पहले 30 मार्च 1924 को नारायणा गुरु के चेलों ने केरला में वैकम का सत्याग्रह शुरू किया था। किन लोगों ने किया था? जिन लोगों को आज शेड्यूल कास्ट में वो लोग नहीं है, ईडवा लोग, ईडवा और नाडार। कामराज नाडार का नाम आपने सुना होगा। तो कामराज नाडर उसी कम्युनिटी के हैं। उस वक्त 1924 में नाडर औरतों को तो उनको ऊपर का हिस्सा ढकने की ब्राह्मणवाद के आधार पर इजाजत नहीं थी 1924 तक। 1924 कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। और उन नाडार लोगों को, उन ईडवा लोगों को, जिनकी संख्या आज भी आंध्र केरला में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में बहुत है, तो उन लोगों को मंदिर के चारों तरफ जो सड़कें हैं उन पर घूमने की इजाजत नहीं थी। वैकम में जो मंदिर है उसके चारों तरफ सड़कों पर घूमने की इजाजत नहीं थी। तो नारायण गुरु और उनके जो शागिर्द थे माधवन, उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर जानवर घूम सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, गोबर कर सकते हैं, कुत्ते घूम सकते हैं, कुत्ते पेशाब कर सकते हैं, उन पर हम क्यों नहीं घूम सकते हैं। जब नाडा लोगों ने, जब ईडवा लोगों ने ये बात कहनी शुरू की, तो शेड्यूल कास्ट में जो और गिराए गए लोग थे, पुलाया लोग, उन्होंने भी उनका साथ दिया कि हमें इधर घूमने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने सत्याग्रह किया। जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो पुलाया एक नौजवान को, ये चूना जो आप पान में डालते हैं, ब्राह्मणवाद के आधार पर, कानूनी तौर पर उनकी आंखों में चूने से भर दी गई। वो उनकी आंखों में चूना भर दिया गया कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए। वो बेचारा मर गया उधर, उसको तड़पा तड़पा कर मारा गया 1924 में। और ये
पेरियार रामास्वामी नायकर, जिनको आज आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो वो चलकर वैकम में आए, उन्होंने सत्याग्रह को बढ़ावा दिया। तो गांधी जी की देखरेख में उस वक्त कांग्रेस चल रही थी, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई कांग्रेस का कोई आदमी सत्याग्रह में हिस्सा नहीं ले सकता है। तब उन्होंने अपनी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़कर और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़कर उन्होंने वो सत्याग्रह को कामयाब बनाने में सहयोग दिया और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। मान और सम्मान के साथ हम लोग रह सकें, इस किस्म की लहर उन्होंने शुरू की। तो 1925 में 600 दिन के बाद वो सत्याग्रह कामयाब हुआ। नाडार लोगों को, ईडवा लोगों को, पलाया लोगों को मंदिर के बाहर सड़क पर घूमने की इजाजत मिली। तो इस किस्म का जो सामाजिक परिवर्तन के लिए देश के कोने कोने में जो संघर्ष हुआ है, मैं ये समझता हूं कि हमें उस सारे सबक से, सारे संघर्ष से सबक सीखना चाहिए और सबक सीखकर, उस सारे संघर्ष से सबक सीखकर और हमारे बुजुर्गों के संघर्ष से जो विचारधारा बनी है, उस विचारधारा को अपनाकर तो हमें ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। अगर हमें ये परिवर्तन लाना है, अगर हमारी ये चाहत है, तो फिर हमें हमारे इन बुजुर्गों की विचारधारा को अपनाना होगा। मैंने कहा है कि ये विचारधारा तो या संघर्ष लगभग सोच विचार करके किया है। उस विचारधारा का बड़ा ऊंचा स्थान है इस परिवर्तन के संघर्ष में। देश भर में जो परिवर्तन के लिए संघर्ष हुआ है, उसमें उसका बहुत ऊंचा स्थान है। इसलिए हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि फुले शाहू अंबेडकर की और हमारे दूसरे महापुरुषों की विचारधारा को अपनाकर, उनके संघर्ष से सबक सीखकर जो काम अधूरा रह गया है, बहुत ही कम हुआ है और बहुत ज्यादा बाकी पड़ा है, तो उस काम को हम लोग पूरा करने में लगें। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हमने लोगों को लगाया है। महाराष्ट्र में भी लोग फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर बड़े पैमाने में लगेंगे। तो ये बात कहने के लिए मैं बॉम्बे भी आया था, आज के दिन नागपुर में आया हूं और मई के महीने में महाराष्ट्र में जगह जगह मैं घूमने वाला हूं। तो साथियों, इस विचारधारा को अपनाकर हम लोग एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं। ये भरोसा दिलाने के लिए मैं महाराष्ट्र में आपके पास आया हूं। हम ये काम कर सकते हैं और हमारा मुख्य लक्ष्य तो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन लाने से पहले हमें राजनीतिक परिवर्तन, जो मुझे बहुत आसान नजर आता है, वो लाना होगा। राजनीतिक परिवर्तन हम आसानी से ला सकते हैं और राजनीतिक परिवर्तन से ही दूसरा परिवर्तन आने लग जाता है। जब मैं 1977-78 में
नॉर्थ इंडिया में गया था तो बाबा साहब अंबेडकर को बहुत से लोग गलत नजर से देखते थे और बहुत से लोग कहते थे कि ये तो अंग्रेजों के दलाल थे, और खास करके जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों से कहलाते थे, अरे छोड़ो अंबेडकर को, वो तो अंग्रेजों के दलाल थे, देशद्रोही थे। तो इस किस्म की बातें आपने तो महाराष्ट्र में 1930, 31, 32 में बहुत सुनी होगी, उसके बाद में भी सुनी होगी, लेकिन 1976-77 में उत्तर भारत में मैंने ये बातें सुनी। लेकिन जब हम लोगों ने इस विचारधारा पर अपने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया तो परिवर्तन होने लगा। तब परिवर्तन होने लगा। जो अंबेडकर को जो लोग अंग्रेजों के दलाल कहते थे या देशद्रोही कहते थे, तो वो लोग उनकी सराहना करने पर मजबूर हुए। बहुत सी पार्टियां सराहना करने पर मजबूर हुई, और आपने देखा होगा कि 1990 तक हम लोगों के संघर्ष के कारण इतना परिवर्तन हुआ उधर कि 1989 में, 1990 से एक साल पहले 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी, जिसकी यूपी में सरकार थी, महाराष्ट्र में थी और दिल्ली में थी, उस कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन, उद्घाटन करना पड़ा 14 अप्रैल 89 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और 1990 में हम लोगों ने अपने समाज को तैयार करके, बहुजन समाज को तैयार करके हर पार्टी में कंपटीशन लगा दिया। बाबा साहब की सराहना करने के लिए जो लोग, जो ब्राह्मणवादी समाज बाबा साहब की निंदा करता था, वो बाबा साहब की सराहना करने के लिए उनमें कंपटीशन लग गया। अगर 89 में, 14 अप्रैल 89 में अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजीव गांधी ने और एनडी तिवारी ने, जो उधर के मुख्यमंत्री थे, अगर 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, तो उसके साल बाद श्री वीपी सिंह ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न का सरकार ने खिताब दिया। तो जिस हमारे बाबा साहब को, जिसको वो देशद्रोही कहते थे, उसको वो भारत रत्न कहने पर मजबूर हुए। ये परिवर्तन क्यों आया? जब हम लोगों ने उनकी विचारधारा को अपनाकर उन लोगों की कुर्सी को हिलाना शुरू किया। ये परिवर्तन क्यों आया? जब हम लोगों ने उन लोगों की कुर्सी को हिलाना शुरू किया और उनको लगा कि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग, हम इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमसे टूटते जा रहे हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं? आखिर ये क्या चाहते हैं? तो बाबा साहब को मानने वाले साधारण लोग भी कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में हम सत्ता की चाबी चाहते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग, साधारण लोग भी कहने लगे कि हम सत्ता की चाबी चाहते हैं। यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा, ये तो हम सत्ता हासिल करके सब कुछ कर लेंगे, हम सत्ता की चाबी चाहते हैं। तो वो देने के लिए वो तैयार नहीं थे। सत्ता की चाबी को छुपाने के लिए उन लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ा। उन लोगों को अपने रवैये में बड़ा भारी परिवर्तन करना पड़ा। मैं महाराष्ट्र में इधर 79 में इधर आया था। हम लोगों ने उस वक्त बीएसपी तो नहीं बनाई थी,
बामसेफ के माध्यम से हमने एक सम्मेलन किया था इधर दिसंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में जब मैं नागपुर में ही था तो हमारे लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए आवाज बुलंद की, और उस वक्त 79 में 4 नौजवानों की जानें चली गई। बहुत लोगों को गोलियां लगी, लाठियां लगी, और बहुत लोगों का नुकसान हुआ, और 4 नौजवानों की जानें चली गई 79 में। लेकिन फुले शाहू के महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कम नहीं हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सिर्फ जोड़ने की बात है, वो भी सरकार ने नहीं की। उसके बाद में भी काफी संघर्ष हुआ। संघर्ष किस लिए हुआ कि बाबा साहब का नाम जोड़ दिया जाए, बाबा साहब का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाए, सिर्फ इसके लिए संघर्ष हुआ। उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब 16 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार को पता चला कि 16 जनवरी को कांशीराम महाराष्ट्र में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवादी सरकारों को पस्त करने के बाद अब महाराष्ट्र में आ रहा है, हमारी कुर्सी को हिलाने के लिए आ रहा है, तो तब उनको मेरी कॉन्फ्रेंस होने से 2 दिन पहले उनको भी परिवर्तन करना पड़ा और वो नाम बदलना पड़ा। किस लिए बदलना पड़ा? कुर्सी को खतरा हुआ। कुर्सी को खतरा होने से नाम बदलना पड़ा। तो हम लोगों ने हर किस्म का आंदोलन किया, हर किस्म की कुर्बानी दी, लेकिन महाराष्ट्र में गांधीवादी ब्राह्मणवादी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को कम नहीं किया। अपमान जारी रहा, 18 साल जारी रहा। लेकिन कब बंद हुआ? जब बाबा साहब को मानने वालों ने यह ऐलान कर दिया कि हम अब महाराष्ट्र में शासन करने के लिए आ रहे हैं। हम महाराष्ट्र में मांगने वाले नहीं होंगे, हम महाराष्ट्र में देने वाले बनेंगे। महाराष्ट्र में कांशीराम कोई यूनिवर्सिटी मांगने नहीं आया है या कोई कुर्सी मांगने नहीं आया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सारे देश में कांशीराम परिवर्तन की लहर फैलाना चाहता है, बाबा साहब अंबेडकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले की विचारधारा को अपनाकर जो सारे देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र में भी परिवर्तन लाने लायक बन जाएंगे। और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन को तो देर लग सकती है, और कांशीराम ये संदेश लेकर आया है कि राजनीतिक परिवर्तन तो तुरंत होने वाला है, जल्दी होने वाला है, आने वाले चुनाव में ही होने वाला है। तो जब सरकार को ये पता चला तो कुछ लोगों ने कहा कि ये काम शरद पवार ने किया है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम हमारे कहने से किया है, हमारी सलाह से किया है। ये काम हमारे कहने से किया है, हमारी सलाह से किया है। तो इसलिए साथियों, तो हम लोग अब ये बात को छुपा नहीं रहे हैं, हम लोग इस बात को कहते हुए शर्मा नहीं रहे हैं कि हमें इस देश में अपने बुजुर्गों की विचारधारा को अपनाकर, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाकर इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था को, जो इंसान और इंसानियत के हित की व्यवस्था नहीं है, उसको बदलकर हम लोग इस देश में
इंसान और इंसानियत के हित की बराबरी की समाज व्यवस्था लाएंगे और उसके आधार पर अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और उसके लिए हम जल्दी से जल्दी इस देश में राजनीतिक परिवर्तन करेंगे। और राजनीतिक परिवर्तन के लिए हम लोगों ने 1992 से ये चैलेंज करना शुरू कर दिया है। 14 अप्रैल 1992 को हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उत्तर प्रदेश में ये चैलेंज किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला सूबा होगा कि जिसमें हम बहुजन समाज की सत्ता लाएंगे। हम लोग ब्राह्मणवादी पार्टियों को हराकर बहुजन समाज की सत्ता लाएंगे। 1 साल के अंदर हम लोगों ने वो काम पूरा किया और दूसरे सूबों में जिधर चुनाव हुआ उधर भी हमारी बात काफी आगे बढ़ी। तो इस भरोसे के साथ अब मैं सारे देश में घूम रहा हूं, महाराष्ट्र में भी आया हूं। आज के शुभ दिन पर मैं महाराष्ट्र के अपने बहुजन समाज के भाइयों से ये कहने आया हूं कि आप लोग हिम्मत और हौसले के साथ, भरोसे के साथ फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर उनके संघर्ष को आगे बढ़ाएं। बाकी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। हम 94 में ही 7 सूबों में चुनाव होने वाला है। 7 सूबों में बहुजन समाज की मर्जी के बगैर किसी सूबे में भी कोई सरकार नहीं बनेगी। इस भरोसे के साथ मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आप लोग भी भरोसे के साथ आगे बढ़ें, हिम्मत हौसले के साथ आगे बढ़ें। और आप लोगों को कोई फिक्र नहीं होना चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि आप लोग एमएलए नहीं बनेंगे। भाई अगर एमएलए नहीं बनेंगे तो सरकारें कैसे बनाएंगे और सरकारें कैसे गिराएंगे? आप लोग जिस तरह से उत्तर भारत में इस विचारधारा को अपनाकर हम लोग एमएलए, एमपी और सरकारें बनाने लगे हैं, इसी तरह से हम बहुत सी जगह बनाएंगे। और 7 सूबों में जो चुनाव होने वाला है, 7 सूबों में मैं तो एक तजुर्बेकार आदमी हूं, उस तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि अगर उधर बहुजन समाज की या बहुजन समाज पार्टी की सरकारें नहीं बनती है तो बहुजन समाज पार्टी की मदद के बगैर किसी जगह भी सरकार नहीं बन सकेगी। इतने भरोसे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो दुश्मन को भी खतरा महसूस हो रहा है। दुश्मन को खतरा महसूस हो रहा है, डर हो रहा है, भय हो रहा है। उस डर और भय के कारण वो भी हाथ पैर मार रहा है। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन छोटी छोटी जो डर और भय की बातें हैं, इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। कोई किसी को राज नहीं देता है, कोई किसी को सरकार नहीं देता है। जो लेता है तो अपने बलबूते पर अपनी शक्ति से लेता है। ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है। ये राजपाट हमें वापस लेना है। तो ये राजपाट की लड़ाई है। यह हमें किसी की मेहरबानी से नहीं लेना है, किसी को अपील करने से नहीं मिलेगा। ये हमें अपनी शक्ति के आधार पर लेना होगा। अगर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में
अगर हम लोगों ने राजपाट हासिल किया है, कोई चोरी छुपे से नहीं किया है, राजपाट हासिल किया है किसी से भीख मांगकर नहीं किया है। जब उत्तर प्रदेश में दादागिरी चली, जय श्री राम का नारा लगा, तो नारे का जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नारे से दिया कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। इस नारे के आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में राजपाट हासिल किया है। मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। हमने कोई हेराफेरी करके चोरी छुपे से राज हासिल नहीं किया है। दादागिरी का मुकाबला शक्ति के साथ हम लोगों ने उनका मुकाबला किया है। बहुजन समाज की शक्ति पैदा करके तब हम लोगों ने उधर राजपाट हासिल किया है। जब वो उत्तर प्रदेश के मैदान जंग में जय श्री राम के नारे से वो हमारे समाज को नहीं दबा पाए, हमारे समाज ने उनको दबाया, खासकर अयोध्या में और काशी में। अयोध्या और काशी की वो बात करते हैं। अयोध्या के चारों तरफ जो 9 असेंबली की सीटें हैं, वो 9 की 9 एसपी बीएसपी ने जीती हैं। अयोध्या के चारों तरफ तो एसपी बीएसपी का बोलबाला है। काशी के चारों तरफ, काशी की शहर की 3 सीटें बीजेपी ने जीती है, जय श्री राम ने जीती है, और उसके चारों तरफ की 20 सीटें बीएसपी ने जीती है। तो इस तरह से साथियों, हम लोगों ने बहुजन समाज को तैयार करके उसकी शक्ति बनाकर राजपाट हासिल किया है। महाराष्ट्र में अगर हमें राजपाट हासिल करना है तो शक्ति के आधार पर करना है, बहुजन समाज की शक्ति बनाकर करना है, किसी से मांगकर नहीं करना होगा। अपील करने से राजपाट नहीं मिलता है। आज आप लोगों का ये प्रोग्राम कौन सी पार्क है वो? हाँ? पटवर्धन पार्क में होने वाला था। हाँ? कस्तूरचंद पार्क में होने वाला था, और उस कस्तूरचंद पार्क की बजाय आप लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। आप लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि डेमोक्रेसी में, लोकशाही में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को हर जगह अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए, आप सोचते होंगे। लेकिन अगर ये सोचकर चलेंगे कि जो बैलेट है उसी से इस देश में राजपाट आ जाएगा, तो आप लोग अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। तैयारी बुलेट की भी रखनी है। राजपाट तो बैलेट से लेना है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में राजपाट बैलेट से लिया है, लेकिन जब असेंबली में लोग आए, असेंबली में आकर फिर जय श्री राम कहने लगे, और असेंबली में आकर फिर वो स्पीकर की कुर्सी पर चढ़ गए, मेज पर चढ़ गए, और उन्होंने सोचा कि बहुजन समाज के लोग डर गए हैं, तो गिलास फेंकने लगे और लाउड स्पीकर उठाकर फेंकने लगे। तो 20 मिनट तक बैकलैश हुआ। वो कहने लगे कि बैकलैश होगा। पहले से ही पेपरों में आ रहा था कि स्वर्ण हिंदुओं के हाथ में से राज
पिछड़ों के हाथ में चला गया है, अब बैकलैश होगा। तो मैं कह रहा था कि बैकलैश के मुकाबले में उससे ज्यादा पावरफुल फ्रंट लैश होगा। अगर बैकलैश होगा तो फ्रंट लैश होगा। हम बैलेट से जीते हैं और बैलेट से जीतने के लिए ही हमें अपने आप को तैयार करना है। हमारे समाज को बैलेट से जीतने के लिए तैयार करना है, लेकिन बैलेट से जीतने के बाद भी जब असेंबली में सरकार ना चलाने दें तो भाई उधर कोई बुलेट की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन जो भी छोटा मोटा हथियार हाथ में आया उसको इस्तेमाल करना पड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दे हैव गॉन विद ब्लडी नोजेस, तो वो बुरा नाक लेकर चले गए। आपने देखा होगा कि उन लोगों को, जिन लोगों ने बैलेट की बात को नहीं माना, फिर दादागिरी की, दादागिरी का मुकाबला दादागिरी से किया। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को ये नहीं सोचना है, हमें बैलेट से लगाव है और बैलेट के आधार पर ही हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। लेकिन अगर मुट्ठी भर लोग अगर बुलेट का इस्तेमाल करें, लाठी गोली का इस्तेमाल करें या और किसी गैर संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करें, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अपने समाज को तैयार करना होगा। उसमें हमें पहल नहीं करनी होगी, उसमें हमें पहल नहीं करनी होगी, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अपने समाज को तैयार करना होगा। मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने नालायक समाज को उसकी नालायकी दूर करके लायक बनाने में लगा हुआ हूं। सिर्फ जिंदगी में हमें एक ही काम करना है। ब्राह्मणवाद के आधार पर हमें नालायक बनाया गया है। ब्राह्मणवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अपनी नालायकी दूर करनी होगी और जिंदगी के हर पहलू में लायकी पैदा करनी होगी, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा लायकी पैदा करनी होगी। तो इसलिए साथियों, काम तो मुश्किल है। आप लोग सोचेंगे कि पहले तो हम बुरा लगेगा कि नालायकी को छोड़ें कैसे, बुजुर्गों ने पकड़ी हुई है हजारों साल से, इसको छोड़ेंगे तो बुजुर्गों का क्या, वो क्या सोचेंगे। तो भाई बुजुर्गों की बात को नहीं मानना होगा, जो बुजुर्गों ने अच्छी बात कही है उसी को मानना होगा। नालायकी छोड़नी होगी, ये इरादा बनाना होगा और लायकी पैदा करनी होगी। जिंदगी के हर पहलू में लायकी पैदा करनी होगी और लायकी के आधार पर हमें सरकारें बनानी होगी। नालायक लोग सरकारें नहीं बना सकते हैं। कहीं आप सोचे कि कांशीराम बड़े अच्छे आदमी आगे हैं, ये तो नालायकों की सरकारें बनाने लग गए हैं। नालायक रहते हुए ही हम सरकार बना लेंगे, ऐसी बात नहीं समझना है। हमें सरकार बनाने के लिए लायकी पैदा करनी होगी, नालायकी दूर करके लायकी पैदा करनी होगी और जिंदगी के हर पहलू में करनी होगी। तो शरद पवार जैसे आदमियों को दाऊद की तरह से ही भागना पड़ेगा। अगर इस देश का बहुजन समाज उठकर खड़ा हो गया तो शरद पवार जैसे आदमियों को दाऊद की तरह से ही भागना पड़ेगा। जैसे दाऊद को भागना पड़ा है, जैसे दाऊद को भागना पड़ा है, तो उनको भी भागना पड़ेगा। नहीं तो लोग छोड़ेंगे नहीं कि भाई आप इतना पैसा कहां से लाए हैं, कहां इकट्ठा किया है, कहां गया है। पैसे का जो दुरुपयोग करके लोगों को खरीद कर, डरा कर, धमका कर जो इस किस्म की सरकारें चलती हैं
और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो सरकारें चलती हैं, जब बहुजन समाज उठकर खड़ा होगा तो इसका हिसाब पूछेगा, इसका जरूर हिसाब पूछेगा। इसलिए मैं इस मंच से श्री शरद पवार को यह अपील करना चाहता हूं कि ये सबके हित में है, ये उनके भी हित में है कि वो सत्ता का दुरुपयोग ना करें। सत्ता का दुरुपयोग कल्याण सिंह और उसकी भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज उसकी क्या हालत है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत, हौसले और भरोसे के साथ आगे बढ़े। फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयारी करें, सत्ता हासिल करने के लिए तैयारी करें, राजपाट की लड़ाई में कूदें। और जब राजपाट की लड़ाई में कूदते हैं तो उसमें कोई मांगने की ना सोचें, शक्ति की सोचें, शक्ति बनाकर शक्ति के आधार पर सत्ता हासिल करें। ऐसी अपील करते हुए इस शुभ दिन के मौके पर मैं आप लोगों से, नागपुर के विदर्भ के साथियों से ऐसी अपील करते हुए कि आप लोग एक तहिया करके जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, नालायकी दूर करके लायकी पैदा करेंगे और इसी साल सत्ता हासिल करेंगे। ऐसी अपील करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।